कमर और उस पर कमरबंद, जिसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई। काले लंबे घने बाल जो कमर के नीचे तक लटक रहे थे, उसमें मोगरे का गजरा जो पूरे घर को महका रहा था, और ऊपर से गुलाबी रंग की पतली सी साड़ी जो उस पर और भी ज्यादा जच रही थी। बैकलेस ब्लाउज जिसमें से गोरी गोरी पीठ और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, और वो खिड़की के बाहर देख रही थी जो कि खुली हवा को महसूस कर रही थी, और मैं बस उसे ही देखते जा रहा था। मेरा मन बिल्कुल भी काबू में नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा था चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो इसके साथ आज सुहाग रात मना कर ही रहूँगा, क्योंकि शादी का पूरा 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था। उसे देखने में चला गया था, लेकिन अब तक मैं सुहाग रात नहीं मना पाया था। वो भी बस उसके एक शर्त के ऊपर कि मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा तो वो मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाएगी। लेकिन अब मुझे नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं उसके साथ सुहागरात मना ही लूँगा और अपना हक वसूल कर लूँगा। इसलिए मैंने आज कुछ ऐसा प्लान किया कि उसके साथ पूरी रात में मज़े से सुहागरात मना सकता हूँ। मेरा नाम किशोर है। मैं रोज़ की तरह ही अपने काम पर जा रहा था, और जैसे मैं अपने काम पर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लड़के आगे चौक में किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैं भी अपना काम छोड़कर उस लड़की के पीछे निकल पड़ा। वो लड़की एक बाइक पर सवार थी। वो लड़की इस कदर गाड़ी चला रही थी जैसे कोई लड़का हो, लेकिन वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो कोई लड़का नहीं थी। मैं उसके पीछे पीछे चला गया, और उसके पीछे पीछे और भी 4 गुंडे पड़े हुए थे, और मैंने उन गुंडों को पीछे से आवाज़ भी लगाई कि उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। लेकिन वो गुंडे उस लड़की के पीछे दौड़ रहे थे, और मैं भी उस लड़की के साथ ही दौड़ रहा था। लेकिन गुंडों ने उस लड़की को चलकर आगे एक जगह पर जोर से टक्कर दे मारी, और वो लड़की जोर से गाड़ी से गिर गई, और उसे कंधे पर बहुत ज़्यादा मार लग गया। और तभी मैं वहाँ पर पहुँच गया, और उन 4 गुंडों से मैं हाथापाई करने लगा, और आजू बाजू के लोगों को भी मैंने इकट्ठा कर लिया, और आजू बाजू के लोगों को मैंने कहा कि देखो 4 गुंडे इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, इसके साथ शायद कुछ गलत करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि आप लोग भी इन गुंडों को पुलिस स्टेशन तक पहुँचा दो। कुछ लोग मेरे हाँ में हाँ मिलाकर उनको खूब मारने पीटने लगे, और उन गुंडों को पुलिस स्टेशन पकड़कर लेकर चले गए। लेकिन वो लड़की तुरंत ही वहाँ से निकल गई। मैं उस लड़की को यहाँ वहाँ तलाश करता रहा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उस लड़की के कंधे पर बहुत गहरी चोट आई थी, और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी, क्योंकि वो लड़की दुबली पतली और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नाजुक लग रही थी, और अच्छी घर की शरीफ भी लग रही थी। इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन वो लड़की पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। अब मुझे काम पर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उस लड़की को थोड़ी देर यहाँ वहाँ तलाश किया, और फिर मैं अपनी जॉब पर चला गया। जब मैं अपनी जॉब पर चला गया तो वहाँ जाने के बाद भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बार बार मुझे यही ख्याल सता रहा था, कहीं उस लड़की को लड़के फिर से ढूंढ ना ले और उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं उस लड़की को वहीं जाकर देख लूँ। वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए मैंने अपने काम से आधे दिन की छुट्टी ली, और फिर मैं काम से अपने घर चला आया। मैंने कपड़े चेंज किए, और फिर से मैं वहाँ पर ही चला गया जहाँ पर वो लड़की गिरी थी। और फिर वहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मैं उसे यहाँ वहाँ तलाश करने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने किसी लड़की को देखा जो दुबली पतली और बहुत ही ज़्यादा शरीफ भी लगती है, और दिखने में बेहद प्यारी थी, और उसके कंधे पर चोट भी लगी हुई थी। किसी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन था वो ज़रूर मुझे मिल ही जाएगी। इसलिए मैं बस वहीं पर इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र एक होटल पर पड़ी, जहाँ पर वो लड़की अपने दर्द से करहा रही थी और चाय का घूंट पी रही थी। मैं तुरंत ही दौड़कर उसके पास चला गया, और उसे मैंने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या? मैं आपको कितने देर से ढूंढ रहा हूँ, और आपको कब से
मैं यहाँ वहाँ तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे कहीं नहीं मिली। आप ये ऐसी क्यों हरकतें कर रही हो? आपको पता है मुझे आपकी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैं अपने काम पर भी मन नहीं लगा पाया और मैं अपने काम से छुट्टी लेकर आपको ढूंढता हुआ यहाँ घूमता फिर रहा हूँ। वो लड़की ने गुस्से से मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से उठकर जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, देखो, आपको गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप शरीफ घर की लड़की हो और बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं बस आपकी फिक्र कर रहा था। इसके अलावा मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बस मुझे गलत मत समझिए और मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए, आप कहाँ से हो और आपको ये गुंडे क्यों छेड़ रहे थे और आप क्यों ऐसा रोड पर दौड़ रही थी और इतनी बड़ी बाइक लेकर आप क्यों घर से निकल आई थी? आपके घर में कोई स्कूटी वगैरह नहीं है जो आप स्कूटी चलाए? क्योंकि अगर बाइक से तुम गिर जाती तो पता नहीं, बाइक में तुम्हारा पैर वगैरह अटक जाता तो शायद तुम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके आगे अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम अपने घर से कोई स्कूटी वगैरह लेकर निकलो। लेकिन देखो, अभी तुम्हें बहुत चोट आई है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और मुझे तुम्हारे घर का पता बताओ। मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर छोड़कर आ जाऊँगा। तब उस लड़की ने एक पेपर पर बस इतना लिख कर दिया कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, और हाँ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मुझे वो लड़की कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसने पेपर पर बस इतना ही लिख कर दिया कि अपना मुंह बंद रखो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, देखो, तुम शरीफ घर की लड़की लगती हो, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाओ ताकि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि आजकल की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आजकल के लोग तो उससे भी ज़्यादा गैर गुजरे होते हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं तो मुझे सुकून मिलेगा, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो और तुम तुम्हारे घर पहुंच जाओ। मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़कर आता हूं। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो एक काम करते हैं, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा इलाज करवाते हैं और उसके बाद तुम्हारी बाइक लेकर मैं आ जाऊंगा। तुम रिक्शा से तुम्हारे घर चली जाना। लेकिन उस लड़की ने फिर से मेरे सामने एक पेपर पर इतना ही लिखा, देखो, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ। मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने वाले बहुत लोग हैं। मैंने कहा, देखो, मैं बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते बस तुम अपने घर का मुझे पता दो या तुम्हारे घर का नंबर दो, तो मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन करके बता दूंगा कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर मौजूद है और आप आकर इन्हें लेकर चले जाओ। बस मैं इतना करूँगा और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाओ। लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो लड़की बार बार मुझे बस इतना ही लिख कर दे रही थी, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और मैं तभी एक अपने दिमाग में आइडिया लगाया और सोचा कि शायद कि इस लड़की को बात करनी नहीं आती होगी, ये गूंगी है, इसलिए मुझे बात नहीं कर रही है और बार बार पेपर पर लिख कर ये दे रही है कि अपने काम से काम रखो। शायद अपने घर से भागी हुई है, क्योंकि ये अपने घर वापस जाना नहीं चाहती। शायद ये किसी लड़के से प्यार करती होगी और उस लड़के ने इसे मरवाने के लिए इन गुंडों को भेज दिया होगा, क्योंकि कई लड़के ऐसे भी होते हैं, उन्हें भगाने के लिए तो लड़कियों को कह देते हैं, लेकिन और मौके पर ही लड़कियों को धोखा देकर भाग जाते हैं और उन्हें फिर जिंदगी अकेले ही जीनी पड़ती है और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। शायद इस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसलिए ये लड़की इस कदर हरकतें कर रही थी और मुझे अब इस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। इस लड़की को किस लड़के ने धोखा दिया होगा और ये लड़की धोखे के कारण किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर रही है और ये उसी के ही इंतज़ार में यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इस लड़की के साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ है और अब मैं क्या करूँ, इसे मनाऊँ तो कैसे मनाऊँ और इसके साथ अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उस लड़की का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ लिया
और उसे मैंने अपने साथ अपनी गाड़ी पर बिठाकर अपने घर ले आया। मेरे घर पर कोई भी नहीं था क्योंकि मैं इस शहर में अकेला ही रहता था। मेरी मम्मी पापा गांव में रहते थे और मैं इस शहर में आकर खूब तरक्की कर चुका था और मैंने खुद अपना मकान बना लिया था। मैंने उस लड़की को बस इतना समझाया, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, और देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा तो हम एक काम करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो लड़की थोड़ा सा डर गई और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उसने ये बात भी मुझे इशारे से ही कही थी। मैं खुश हो गया और उसे अपने घर लेकर आया। उसे घर लेके आने के बाद मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा और मैं अंदर जाकर उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाने लगा। मैंने उसके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे लाकर दे दी। उससे कहा कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो। अगर तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो गया है या तुम्हारा कोई तुमसे छीन गया है या तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी मुझे तुम अपना एक अच्छा दोस्त समझकर बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन देखो तुम डरो नहीं। मैं जानता हूँ कि सुबह जो भी तुम्हारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे अपना ही घर समझो और तुम ज़्यादा डरो नहीं। बस सच सच बताओ कि आखिर क्या बात हो गई थी। तो वो एक पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि वो बस दर्द से करा रही थी और उसका दर्द शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक मेरी नज़र उसके कंधे पर गई तो उसके कंधे से खून टपक रहा था। मैंने तुरंत उसके हाथ से चाय का कप नीचे रख दिया और उसे कहा कि देखो तुम एक काम करो, ठीक से खड़ी रहो, मैं तुम्हारे कंधे से जो जख्म है उस पर मरहम पट्टी कर देता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया। तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके कंधे के जख्म से खून बह रहा था। इसलिए मैंने तुरंत उसे खड़ा किया और गुस्से से उसके कंधे पर जो दुपट्टा था उसे मैंने ज़ोर से हटा दिया। जैसे मैंने दुपट्टा हटाया तो उसका कमीज़ भी कंधे से पूरा नीचे हो गया। तो मैंने उसे कहा, देखो शर्माओ नहीं, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ और अच्छी दोस्त की तरह ही तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैंने तुरंत ही उसे दीवार से लगा दिया और उसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो और अभी मैं आता हूँ, बस इंतज़ार करो। मैंने उसे दीवार से लगाकर वहीं पर खड़ा किया और मैं तुरंत ही अंदर जाकर दवाई का डिब्बा लेकर बाहर आया और आते ही मैंने उसका ज़ख्म साफ़ किया। धीरे धीरे करके मैं उसका ज़ख्म साफ़ कर रहा था। वो चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसके ज़ख्म पर डेटॉल लगाकर ज़ख्म साफ़ करने के बाद वो ज़ख्म पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी और उस पर मरहम पट्टी भी लगा दी और धीरे से मैं फूंक मारने लगा। जैसे जैसे मैं उसके ज़ख्म पर फूंक मारता रहा वैसे वैसे वो सुकून से अपनी आंखें बंद करती रही और वैसे मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मुझे बड़ा सुकून हो रहा था, लेकिन पहली बार मैंने किसी लड़की को इतने नज़दीक से छुआ था और उसके बदन को मुलायम तरीके से देखा था। और वो लड़की का बदन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन मेरा मन बार बार मान ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने उसे फूंक मारी और अचानक से मेरी नज़र उसके कंधे से लेकर नीचे सीने तक पहुंच गई। और सीने पर जब मेरी नज़र पहुंच गई तो मैंने देखा कि उसने रेड कलर की खूबसूरत सी ब्रा पहनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब मुझे कुछ अलग सा ही महसूस होने लगा, इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ से अपना हाथ हटा दिया और पीछे आकर खड़ा हो गया। और मैंने उससे कहा कि देखो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी घर छोड़कर आ जाता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है, तो बताओ तो सही। उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मैंने अपना हाथ अपने माथे पर मार लिया और उसे कहा कि देखो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये गलती अगर तुम अपने सीने में दफन करोगी तो शायद हर लड़की के साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने कहा, मेरा नाम सुमन है और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मैं दौलतपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है, लेकिन मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। जब मैं 4 साल की थी तभी ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए और तभी ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी मेरे नाना नानी ने किसी और मर्द के साथ लगाकर दे दी। तब से मेरी माँ के साथ मैं रह रही हूँ। लेकिन मेरी माँ
मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जब से उनकी शादी हो गई थी तब से मेरी माँ ने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई और मेरी माँ को मुझसे अलग और 3 बच्चे भी हो गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, जिनमें मेरी माँ उन 3 बच्चों से ही प्यार करने लगी और वो 3 बच्चे लड़के ही थे और मैं अकेली लड़की थी। मेरे घर में जो मेरे दूसरे पापा थे उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो हमेशा शांति रहते थे, लेकिन मेरे पापा हमेशा जिम जाते और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे मैंने एक अच्छी तरीके से बात नोटिस की थी कि मेरे पापा चुप कर मुझे देखते रहते हैं। तो मुझे लगा मेरे पापा मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए मुझे छुप कर देखते हैं और मुझे लगा कि मेरे पापा को मेरी माँ डांटेगी, इसलिए उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए मुझे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। मैंने कई बार माँ को ये बात बताई थी कि माँ देखो ना, पापा छुप छुप कर मुझे देखते हैं, लेकिन कभी मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही पापा मुझसे बहुत कम बात किया करते थे और जब से मैं जवान हो गई थी तब से मेरे पापा मुझे छुप छुप कर देख रहे थे। 12 साल की उम्र में ही मुझे पीरियड्स आनी शुरू हो गई थी और अब मेरी उम्र 16 साल की हो गई। मैं 4 साल से मेरे पापा को देख रही हूँ। मेरे पापा मुझे छुप छुप कर देखते हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हमेशा माँ से कहती, माँ ये तो मेरे पापा है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो मेरी माँ कहती कि नहीं, वो पहले से ही इतने ज़्यादा शर्मीले हैं, बस वो उनके बेटों से ही ज़्यादा बात करते थे, हंसते खेलते उन्हें घुमाने लेकर जाते, लेकिन मेरी बारी आती तो वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करते। बस मेरी माँ को मेरे लिए कुछ खर्चे के लिए पैसे दे दिया करते थे, जिसमें से मेरी माँ मेरे लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आती, मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आती जो मुझे पसंद होती। अब मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मेरी माँ मेरे पसंद की ब्रा, कपड़े सब कुछ अपने हिसाब से लेकर आती। अब मैं बड़ी हो चुकी थी और अब मुझे पूरे 18 साल कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसमें कि मेरी सारी दुनिया ही हिल गई। मैं अपने कमरे में शांति से सो रही थी और जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपना सर बहुत भारी महसूस किया। मुझे लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा डाइट पर वगैरह ध्यान दे रही हूँ, इसलिए शायद मुझे चक्कर आ रहे होंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए डाइट वगैरह करती है। तो मैं भी सोच रही थी मैंने भी थोड़ा बहुत डाइट कर लिया होगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं भी अपने पापा की तरह फिट रहूँगी। और आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही करती है, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा ही था जो कि हर एक बंदा अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता। लेकिन अचानक से मेरी नज़र एक तरफ पड़ी जिसमें कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने रात में जो अंदर से कपड़े पहने थे वो साइड में बेड के पड़े हुए थे, जिसे देखकर मैं एकदम से हैरान हो गई और मैंने तुरंत ही अपने आप को अंदर झाँक कर देखा तो मेरे अंदर के कपड़े ही पूरे गायब थे और मैं अंदर से पूरी तरीके से खुली थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मेरे साथ किसने किया था, क्योंकि मैं तुरंत ही बाथरूम में अंदर चली गई और सारे कपड़े उतारकर अपने आप को देखने लगी। तभी मुझे समझ में आया किसी ने मेरे साथ गलत किया है और ये गलत किसने किया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि आज मेरी इज्जत लुट चुकी थी और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। तभी अचानक से मेरी नज़र मेरे पीठ पर पड़ी, जहाँ पर दांतों के निशान मुझे साफ दिखाई दे रहे थे और उस दांतों के निशान के साथ साथ किसी ने मेरे पीठ पर नाखूनों से नोचा भी था और पूरे बदन पर हर जगह पर दांतों के काटने के निशान थे। मुझे अपने बदन को देखकर बहुत दुख होने लगा। मैं रोने लगी। मैं तुरंत दौड़कर अपने माँ के पास आई और मैंने माँ को सारी कहानी बता दी। तब मेरी माँ को मुझ पर यकीन नहीं आया। जब फिर मैंने माँ का हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर चली गई और मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेशर्म होकर पूरे कपड़े उतार दिए और बेशर्मों की तरह अपनी माँ को मैंने अपना पूरा बदन दिखा दिया। माँ को यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपना पूरा बदन दिखा दिया तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जब मैंने मेरी माँ को दिखाया तो मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, बेटा ये तेरे साथ किसने किया, बताओ तो सही। मैंने कहा, माँ सच में मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जान से नहीं मारती। माँ भी कहने लगी, अगर मुझे पता चल गया कि तुझे इस कदर जलील करने वाला कोई इधर का ही है तो मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन घर में आकर ऐसा कौन कर सकता है,
मेरी माँ ने तब मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ मुझे कहने लगी, देखो जो भी है उसे हम रंगे हाथ पकड़ेंगे, इसलिए देखो अब आप जो भी होगा हम दोनों ही करेंगे तेरे साथ। आज नहीं तो कल फिर से वो बंदा वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लत लग चुकी है। इसलिए मेरी माँ मेरे ऊपर कड़ी नज़र रखने लगी थी। देखते देखते दिन बीतते गए और इस हादसे को पूरे 8 दिन बीत गए। 8 दिन बाद मेरा पूरा बदन ठीक हो गया, लेकिन अब तक दांतों के निशान कुछ बाकी थे। और उसी रात मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। उसकी परछाई मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत ही माँ को मैसेज कर दिया, क्योंकि मैंने और माँ ने साफ एक दूसरे से कह दिया था कि घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ये मामला हम दोनों ही निपटा देंगे, क्योंकि अगर ये बात पापा को पता चल गई तो पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और पापा शायद मुझे ही गलत ठहराकर इस घर से निकाल देंगे या फिर माँ को ही इस घर से निकाल देंगे। इसलिए मैं और माँ ने मिलकर ये प्लान बनाया और हमने सोचा हम उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ते हैं। जैसे मैंने मेरे बेडरूम के दरवाजे के ऊपर वो परछाई देखी, मैंने तुरंत माँ को मैसेज करके बता दिया कि माँ वो इंसान मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। माँ भी तुरंत सतर्क हो गई और वो तुरंत ही हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर वहाँ आ गई। लेकिन मैंने माँ से कहा था, माँ हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है, इसलिए पुलिस को कॉल करना। लेकिन मेरी माँ ने अपना दिमाग लगाया और उस इंसान को मेरे कमरे में आने दिया। वो इंसान जैसे ही मेरे कमरे में आया, मैंने सोने का नाटक किया और तभी मैं अपनी आँख बंद करके गहरी नींद में सो रही थी। ऐसा उसे मैंने दिखाया। उस इंसान ने अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म उल्टा दिया और वो रुमाल उसने तुरंत ही मेरे नाक पर लगा दिया और लाइट बंद कर दी। वैसे तो मेरे कमरे की धीमी लाइट ऑन थी, उसने धीमी लाइट भी बंद कर दी और धीरे धीरे करके एक एक मेरे कपड़े उतारता चला गया। तभी अचानक से मेरी माँ ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया और लाइट ऑन कर दी। जैसे ही माँ ने उस इंसान का चेहरा देखा तो माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इंसान पूरा नंगा खड़ा था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मेरी माँ को तो हक्का बक्का ही रहकर होश ही नहीं था और मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो जो क्लोरोफॉर्म का रुमाल था वो भी मैंने अपने नाक के अंदर से बंद करके वो वहाँ का जो प्लान था वो मैंने रफा दफा कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने नाक के अंदर रुई ठूस कर रखी हुई थी ताकि मुझे बिल्कुल भी क्लोरोफॉर्म से बेहोशी ना हो। जब पापा को माँ ने अपने सामने देखा तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये दोनों क्या करेंगे। तब माँ तुरंत ही सामने आकर पापा को जोर से एक थप्पड़ मारकर कहने लगी, आप मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? ये आपकी भी तो खुद की औलाद है। क्या हुआ अगर मैंने पैदा किया है तो, लेकिन ये औलाद आपकी भी तो है। तब पापा जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे पागल औरत, तुझे समझ में नहीं आता? इतने दिनों से मैं तुझे इस बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक दिन ये बच्ची जवान हो जाए और मैं इसके साथ हर रात मज़े करूं। इसलिए तो मैंने अपने आप को इतना फिट रखा था और इसलिए तो मैं तुझे इतने दिनों तक संभाल रहा था, वरना तुम जैसी औरत के साथ कौन शादी करना चाहता है और तुझ जैसे औरत को इतने दिनों तक कौन संभालता है। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ को सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन तभी पापा ने मेरी माँ को जोर से थप्पड़ लगाया और मेरी माँ का सर दीवार से टकराने से चक्कर आ गया और मेरी माँ वहीं पर बेहोश हो गई। मेरी माँ को बेहोश देखकर पापा तुरंत ही मेरी तरफ लपट पड़े और फिर से मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। माँ ने पीछे से होश में आकर पापा के सर में जोर से डंडा मार दिया। वो डंडा इतना जोरदार था कि पापा के सर में वो बड़ा ही गहराई से लगा और पापा की वहीं पर मौत हो गई। और मैं उस वक्त माँ बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इसलिए मेरी माँ कहने लगी, देखो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगी कि इसको मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाए और मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाए। मैं और माँ पापा की लाश को थैले पर रख दिया और उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ गए। रात के 2 बज रहे थे और मेरे माँ के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैं और माँ बार बार यही सोच रही थी कि अब इस लाश का क्या करें, कैसे ठिकाने लगाए और पुलिस को क्या बताएंगे और घर के 3 जो नौजवान बेटे हैं उन्हें भी क्या बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। माँ बहुत परेशान थी। माँ कहने लगी, काम करते हैं, हम गार्डन में तेरे पापा को दफना देते हैं और तू एक काम कर, तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा।
मैं कह दूंगी कि तू अपने नाना नानी के घर चली गई है, और वैसे भी तेरे तीनों भाइयों को तेरी कोई परवाह नहीं है। हम एक काम करते हैं, तू जल्दी से रेडी हो जा और अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जा। तुझे नाना नानी के घर का टिकट निकलवा कर देती हूँ। मेरी माँ से कहा, माँ लेकिन आप अकेले कैसे करोगी? ये सब तुम कहने लगी तो कोई बात नहीं, मैं बस सब कुछ कर लूँगी, तू यहाँ से निकल जा। बस सुबह हो गई और हमने पापा की लाश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पापा की लाश को हमने वहाँ गार्डन में ही दफना दिया। और ये सब कुछ करते हुए मेरे माँ के छोटे बेटे ने सब कुछ देख लिया और उसने तुरंत जाकर अपने बड़े भाइयों को बता दिया। तब जाकर सब मेरे और माँ के पास दौड़कर चले आए। तब मैं घर से बाहर निकल आई थी, तब मेरी माँ वहीं पर थी और उन 3 भाइयों ने मेरे माँ के साथ क्या किया था मुझे नहीं पता। जो मेरा पीछा कर रहे थे वो कोई और नहीं थे, वो मेरे भाई लोग थे और उनके साथ उनके दोस्त थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे, क्योंकि मैंने उनके पापा को मार दिया था, यानी कि मेरी माँ ने मार दिया था। लेकिन अब मेरी माँ का क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रख रही थी और किसी को कुछ भी नहीं बता रही थी। तभी मैंने कुसुम का हाथ पकड़ा और उससे कहा, देखो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखो और एक काम करते हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया और उन्हें सच्चाई बता देते हैं। देखो पुलिस सभी खराब नहीं होती है, कुछ पुलिस ऐसी भी होती है जो अच्छे बच्चों का साथ भी देती है। मैंने कुसुम को अच्छी तरीके से समझा दिया था। उसे हाथ पकड़कर मैं कहने लगा, देखो तुम मेरे साथ अब आ सकती हो, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और कुसुम का हाथ पकड़कर मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर चला आया, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं थी। और वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल को सारी बात बता दी और उस पुलिस कांस्टेबल ने जो कमिश्नर अंदर बैठी हुई थी उसे भी सब कुछ बता दिया। वो भी एक औरत थी, उसने हमारी बात सुन ली और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने कुसुम की तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम जैसी लड़कियों की मदद करने के लिए ही तो मैं बैठी हूँ। अच्छा हुआ आज मेरी ड्यूटी है, वरना अगर मेरी जगह और कोई होता तो शायद तुम्हारा नाम खराब ही हो जाता। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो खुद कमिश्नर साहिबा ने गाड़ी निकालने को कहा और हमारे साथ वो कुसुम के घर चली आई। कुसुम और मैं कमिश्नर साहिबा के साथ, उस कांस्टेबल पुलिस वगैरह हमारे साथ थे, उनके साथ हम कुसुम के घर चले गए। तो कुछ उनके घर पर कुसुम के माँ को खूब मारपीट रहे थे, वो हम देख रहे थे। और कुसुम की माँ एक कोने में बैठी हुई थी और पूरे बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो कुसुम के माँ के हाल को देखकर कुसुम बहुत ज़्यादा रोने लगी। कांस्टेबल ने तुरंत ही कुसुम के तीनों भाइयों को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें पकड़ लिया। कुसुम के पापा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कुसुम के माँ को भी जेल लेकर चले आए। लेकिन जेल में लेकर आने के बाद वहाँ पर जब जेल के अंदर चले गए तब कमिश्नर साहिबा ने खुद कुसुम के माँ को ये कहा कि तुम बस अदालत में इतना ही कहना कि मैंने अपने बचाव के लिए उसे मारा था, यानी अपने पति को। ये मत कहना कि मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मारा था। अगर तुम सारे ज़माने के आगे कहोगी कि ये मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर चुका है और ये मेरी बेटी के साथ कर रहा था, तो शायद लोग कुसुम को ही गलत ठहराएंगे। इसलिए कमिश्नर साहिबा की सलाह मुझे भी सही लगी और कमिश्नर साहिबा ने जैसे कहा था हमने वैसा ही किया था, क्योंकि जिसे सज़ा मिलनी थी उसे तो मिल चुकी थी, वो दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था। लेकिन कुसुम के माँ के जैसी माँ हर एक लड़की को मिले, क्योंकि आजकल की माँ ऐसी नहीं होती। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को ही दोषी ठहराती है और लड़की का साथ नहीं देती है। लेकिन कुसुम की माँ बहुत अच्छी औरत थी और उन्हें सज़ा भी नहीं हुई। उन्होंने अदालत में ये कह दिया कि उन्होंने अपने बचाव के लिए उसके पति को मार दिया, क्योंकि वो अगर उन्हें नहीं मारती तो वो उन्हें मार देता, क्योंकि वो डंडा उसने ही सर के ऊपर मारा था। तो कुसुम के माँ ने खुद को बचाने के लिए डंडा छीना और उनके सर में मार दिया और कुसुम की माँ को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती है, अपनी बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन मुझे कुसुम बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने कुसुम की माँ से कहा कि मुझे कुसुम बहुत पसंद है, कुसुम से शादी करना चाहता हूँ। कुसुम की माँ ने राजी खुशी मेरी और कुसुम की शादी करवा दी और मैं आज कुसुम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको ये कहानी पसंद आई और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।